हेलो माय डियर लर्नर्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। पिछले क्लासेस में हम लोग बात किए थे टेक्नोमेट्री के रेशियोज़ पे भी हम लोग बात किए थे, एंगल पे बात किए हैं, आइडेंटिटीज़ पे ही बात किए हैं। ठीक है, देखो हम लोग जो है वो तुम लोग देखे होगे पिछले क्लास में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग टी रेशियोज़ का ही कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसके कंसेप्ट के बारे में देखे थे। मेटल्स नॉन मेटल्स का भी PYQ अगर नहीं देखे तो ज़रूर एक बार देख लेना कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, बताए हम ही बताए हैं उसमें, खास करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वगैरह के बारे में। ठीक है, आज हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जिससे निश्चित रूप से 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, जहाँ पे भी कंसेप्ट्स का ज़रूरत होगा वहाँ पे हम भी बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मानो कि इस चैप्टर का अगर एक बार पूरा ओवरव्यू अगर पढ़ लोगे, समराइज अगर कर लोगे, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलो हम लोग इसका देखते हैं। ये 2025 का PYQ है। तो हम लोग जो आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस का, वो 2025 के PYQs के थ्रू हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो 2025 के PYQs में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सुनो। पहला सवाल है कि एक ओल्ड पर्सन है, एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट caused by weakening of ciliary muscles and diminishing the flexibility of the eyelids। तुम लोग पढ़े होगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में तुम लोग पढ़े होगे मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है, कैटरैक्ट होता है। मायोपिया क्या है? मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया एक वैसा डिजीज होता है जिसमें हम लोग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस इसलिए कहते हैं कि नज़दीकी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखते हैं पर दूरी ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बात को मेरे समझो। यहाँ पे तुमको कह रहा है कि एक पर्सन है जो सफ़र कर रहा है किस चीज़ से, आई डिफेक्ट से। क्यों हुआ है? तो वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी सिलियरी मसल से कमज़ोर होने की वजह से और आइलेंस के फ्लेक्सिबिलिटी घटने की वजह से। देखो तुम लोग नोट्स अगर फॉलो किए होगे, अगर अच्छे से पढ़े होगे, तुम लोग देखे होगे कि एक वैसा डिजीज जो ओल्ड एज में होता हो, एक ऐसा डिजीज जो ओल्ड एज में होता हो। ओल्ड एज में क्यों होता हो? तो ओल्ड एज में इसलिए होता है क्योंकि उस केस में सिलियरी मसल्स का कमज़ोर हो जाता है और आइलेंस का फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से उस इंसान को बीमारी होता है। वो बीमारी क्या कहलाता है? बीमारी कहलाता है प्रेस बायोपिया। क्या कहलाता है? प्रेस बायोपिया। चलो हम लोग इसमें ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हाइपरमेट्रोपिया एंड कन्वेक्स लेंस, करेक्टेड। यानी सुनो, ये जो एंड करके जो दिया है वो उसका करेक्शन दिया है, यानी किस लेंस को ला के हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो तुम समझो, हम तुमको क्या बोले कि एक पर्सन जो कि प्रेस बायोपिया से ग्रसित है, तो चलो हम लोग देखते हैं इसमें ऑप्शन कहाँ आ रहा है। पहला क्या है? पहला हाइपरमेट्रोपिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका सिलियरी मसल्स कमजोर हुआ है। तो हाइपरमेट्रोपिया की वजह से सिलियरी मसल्स कमजोर नहीं होता है भाई। कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कॉजेज ऑफ मायोपिया, पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर आता है, बता रहे हैं। ये PYQ है और ये रिपीटेड PYQ है। एक बार पूछा PYQ नहीं, रिपीटेड PYQ है। कॉजेज ऑफ मायोपिया, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगर बोलो तो हम वीडियो उस पर बना देंगे, शॉर्ट वीडियो अगर बोलोगे तब। अगला देखो क्या है, प्रेस बायोपिया एंड करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंसेज। ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि तुमको याद होगा कि वैसा ओल्ड एज में वो आई का डिफेक्ट जिसमें सिलियरी मसल्स कमजोर होता है, आइलेंस का फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। और ये प्रेस बायोपिया जो करेक्ट करते हैं, करेक्ट किससे होता है? तो बाइफोकल लेंसेज से करेक्ट होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A person has to keep reading material much beyond 25 centimeter, say at 50 centimeter for comfortable reading. Name the defect and list two causes. देखो पूछ ही दिया तुम लोग से। तो क्या बोल रहा है कि यही साला पूछा भाई सवाल है। पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, वो गौर करना। बोल रहा है, कभी देखे होगे घरों में भी बड़ बुजुर्ग जो होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते तो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं, नज़दीक दिखाई नहीं देता, दूर से ऐसे पढ़ते हैं। क्यों दूर करके पढ़ते हैं? क्योंकि देखो तुम लोग पढ़े होगे कि हम लोग अगर लिस्ट मिनिमम डिस्टेंस जो हम लोग देखें और हमारे आंख पे उससे जोर भी ना पड़े, मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम लोग लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, विच इज नोन एज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी वो 25 सेंटीमीटर का हमारे आंख से दूरी है जहां पे हम लोग और कोई चीज़ को अगर पढ़े तो हमारे आंख पे कोई जोर भी नहीं पड़ेगा। विदाउट एनी स्ट्रेन वी कैन रीड कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। दिस इज नोन एज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर बढ़ के 50 सेंटीमीटर हो गया, यानी हमारा पढ़ने का दूरी बढ़ रहा है। अब तुम एक बात बताओ, अगर नज़दीकी तुम नहीं देख पा रहे हो, नज़दीकी को बढ़ाना पड़ रहा है, यानी तुम किस बीमारी से ग्रसित होगे? तुम हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित होगे। क्यों? क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया क्या है? फार साइटेडनेस है। मतलब
फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा पर नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। तो नियर ऑब्जेक्ट जब क्लियरली नहीं दिखता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं ताकि उसको आसानी से हम लोग देख सके। ठीक है भाई, तो क्या है, ये पर्सन किससे सफर करेगा, तो ये हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा होगा। ठीक है, अब बात को समझो, क्या क्या कह रहा है उसमें, नेम द डिफेक्ट। तो हम लोग लिख के आएंगे हाइपरमेट्रोपिया। बोल रहा है क्या, इसका कारण बताइए, बोले ना कॉजेज ऑफ मायोपिया, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, पढ़ के जाना। बाद में थैंक यू बोलना कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, पूछता है, पक्का पूछता है, कॉजेज ऑफ मायोपिया, कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और उसका करेक्शन। ठीक है, अब सुनना, तो हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है, यहाँ पे बोल रहा लिस्ट टू कॉजेज। हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, एक बात और समझाया था, समझ लो। देखो, मायोपिया केस में जो इमेज बनता है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनता है। हाइपरमेट्रोपिया केस में जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द रेटिना बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अब तुम सोचो कि रेटिना के अगर पीछे बनता है, तुम ये सोचो कि हमारे आंख में कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस का पावर घटता होगा तब तो बिहाइंड द रेटिना इमेज बना देता होगा। पावर कब घटता है, जब फोकल लेंथ बढ़ता है। यानी क्या होगा, तो देखो पहला कारण ये है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। यानी फोकल लेंथ जब बढ़ेगा, क्योंकि तुम लोग पढ़े होगे कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में इन्वर्स रिश्ता है, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा तो पावर कम होगा, अगर फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर बढ़ेगा। अब तुम बताओ कि पावर घटा होगा तब तो इमेज बन रहा होगा बिहाइंड द रेटिना। अगर पावर घटा तो इमेज बिहाइंड द रेटिना बना, तो पावर कब घटेगा, तो पावर तब घटेगा जब फोकल लेंथ क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो पहला कारण यही है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। दूसरा कारण सर क्या हो सकता है, ये बाई बर्थ हो सकता है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो बाई बर्थ हो सकता है। बाई बर्थ कैसे हो सकता है सर, आईबॉल का शेप बचपन से ही क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अगर आईबॉल का शेप अगर बचपन से अगर छोटा होगा तो इमेज कहाँ बनने लगेगा, आईबॉल के पीछे बनने लगेगा। दूसरा कारण यही है, आईबॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। ये दो कारण से हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। ठीक है, कैसे ठीक करते हैं तुमको पता है कि तुमको अभी हम बताए हैं कि आईलेंस जो है उस आईलेंस का भी तुम बताएं कि आईलेंस जो है वो कमजोर जब होगा तो बिहाइंड द रेटिना इमेज बनेगा। तो हमारा कौन सा आईलेंस है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स अगर कमजोर है, उसको तुम अच्छा अगर करना चाहते हो तो फिर कॉन्वेक्स लगा दे। यानी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, तो बाय यूजिंग अ सुइटेबल कॉन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग अ सुइटेबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। एक बात और याद रखना कि तुम लोग एक काम करना, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कॉजेज करेक्शन विथ डायग्राम पढ़ के जाना, निश्चित पूछेगा वो। ठीक है, ये बता दिए कि नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है। चलो आगे देखो, अगला क्या एमसीक्यू है, द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आईबॉल हैज इलोंगेटेड इज द यूज ऑफ सुइटेबल। अब देखो आईबॉल बड़ा हो गया, यही हम समझा रहे हैं तब से। ठीक है, पूछता है सवाल, आईबॉल बड़ा हो गया, जब आईबॉल बड़ा हो जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्योंकि आईबॉल जब छोटा होता है तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द रेटिना। तो आईबॉल अगर बड़ा हो गया, तो आईबॉल बड़ा हुआ तो इमेज कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो तुमको क्या कह रहा है, देखो तुमको कह रहा है आप किस लेंस की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं, किस लेंस की मदद से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तुम सोचो कि आईबॉल बड़ा हो गया, इमेज इसके आगे बनने लगा, यहाँ मेरा लेंस है, अगर लेंस के पावर को अगर क्या कर दे, हम कम कर दे, तो इसका जो दोनों का मिलने का पॉइंट जो होगा, यानी इमेज बनने का जो पॉइंट होगा दूर चला जाएगा। अब सोचो कि कन्वेक्स लेंस के पावर को कम करना है तो हम लोग क्या करना होगा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस से इसके पावर को और कम करना, डाइवर्जिंग लेंस लेना होगा। यानी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आईबॉल का बड़ा होना, आईबॉल बड़ा हो गया है, इसकी वजह से इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, वो इंसान ग्रसित है मायोपिया से। और अगर उससे हम लोग उसको बचाना अगर चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना अगर चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक लेंस का यूज करना पड़ता है। वो क्या है, वो कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है, वो कॉनकेव लेंस है। तो यही इसका आंसर होगा। इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो आई क्या बोला, ए पर्सन यूजेज लेंसेज ऑफ +2 डायोप्टर पावर, नेम द डिफेक्ट, लिस्ट 2 कॉजेज एंड डिटरमाइन द फोकल लेंथ। सबसे पहली बात, एक बात हम तुम बताओ, यहीं पे लिख रहे हैं, एक बात बताओ कि तुम लोग पढ़े होगे, क्या पढ़े हो कि फोकल लेंथ जो होता है, दिख रहा है क्लियरली, देखो तो फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ, चलो हम न्यू स्लाइड में लिख देते हैं, सुनो। फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो सर फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स के केस में। किस केस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और फोकल लेंथ निगेटिव किस केस में होता है, तो फोकल लेंथ निगेटिव होता है कॉनकेव लेंस के केस में। यानी कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब है, आओ यहाँ पे समझो बात को।
इसका मतलब तुमसे क्या बोला कि एक पर्सन है जिसको कितने डायोप्टर का लेंस दिया गया है, +2 डायोप्टर का उसको लेंस दिया गया, +2 डायोप्टर का, अगर +2 डायोप्टर का अगर उसको लेंस दिया गया, इसका मतलब क्या है प्लस का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, प्लस का मतलब यही पता चल रहा है कि प्लस का मतलब उसको कौन सा लेंस दिया गया होगा, प्लस का मतलब उसको लेंस दिया गया होगा कॉन्वेक्स लेंस। पहली बात देखो, सवाल को तोड़ना, जब सवाल को जब तोड़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सो तो प्लस है, प्लस मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब तुमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस हम लोग किस बीमारी में लगाते हैं, मायोपिया में या हाइपरमेट्रोपिया में, तो हाइपरमेट्रोपिया किस में लगाते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया में। यानी ये पर्सन किससे ग्रसित होगा, तो ये पर्सन ग्रसित होगा हाइपरमेट्रोपिया से। किससे ग्रसित होगा, हाइपरमेट्रोपिया से। तो तुमको क्या बोला, नेम द डिफेक्ट। तो हम कैसे पकड़े, +2 डायोप्टर दिया हुआ था, तो हम प्लस जैसी पावर जैसी पॉजिटिव था, पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका, कन्वेक्स लेंस का। और किसी को भी कोई डिफेक्ट है और उसको कन्वेक्स लेंस से अगर हम करेक्ट कर रहे हैं, यानी उसको कौन सा बीमारी होगा, तो उसको बोलो हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, तो क्या बोला, उसका 2 कारण क्या है, तो अभी बता के ला रहे हैं कि 2 कारण क्या है। तो अभी बताया है, या तो फोकल लेंथ लॉन्ग हो गया होगा, या तो आई बॉल क्या हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि आप इसका फोकल लेंथ निकालिए। अब पावर दिया है, तुमसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं, सुनो, पावर कितना दिया है, +2 डायोप्टर। ठीक है, तुमसे फोकल लेंथ पूछ रहा है। पहले ये सोचो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ। ठीक है, पावर कितना है, 2 है, 1/f, f को इधर भेज दो, तो 1/2 यानी कितना आ जाएगा, +0.5 मीटर। ये मीटर में आएगा, क्यों मीटर में आएगा, क्योंकि पढ़े होंगे जब क्लास में जब पढ़ाए होंगे तो पढ़े होंगे कि फोकल लेंथ जब भी होता है पावर के लिए तो किस में होता है, मीटर में होता है। तो +0.5 मीटर इसका फोकल लेंथ होगा। ठीक है, चलो, और सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर लो, इतना जानते होगे। चलते हैं आगे। हाँ, अगला सवाल है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट। कौन सा वो पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आंख में एंटर करता है उसको कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो। जानबूझ के ऑप्शन पहला क्या दिया है, आइरिस दिया है। क्या दिया है, आइरिस दिया है। क्यों आइरिस दिया, कि तुम गलती करो। क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि ये ओनली कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, द ओनली कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज आइरिस। और आइरिस के बीच में क्या होता है, आइरिस के बीच में होता है प्यूपिल। क्या होता है, प्यूपिल। अब कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर करेगा वो कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, वो करता है प्यूपिल। कौन रेगुलेट करता है, प्यूपिल। तो याद रखने, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हम एक बात बता ही दे रहे, सुन लो 2-3 चीज। देखो, तो देखो, हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर नोटिस अगर करोगे तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई जो होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट वो क्या है, वो है कॉर्निया। सर कॉर्निया याद करना है क्या, बिल्कुल याद करके जाना। पूछता है, क्यों पूछता है कि कॉर्निया क्या है, तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे आंख के अंदर जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको याद करना, नोट करना। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो ह्यूमन आई में होता है वो कहाँ होता है, वो कॉर्निया में होता है। कहाँ होता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया 2 कारण से इंपॉर्टेंट है। पहला कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई है, दूसरा कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होता है वो कॉर्निया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, कॉर्निया के थ्रू होता है। जब कॉर्निया से जब थोड़ा अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे एक लिक्विड पार्ट होता है। इस लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, इस एक्वस ह्यूमर जब आगे जाओगे तो ये पार्ट जो देख रहे हो, ये पार्ट क्या है, तो ये पार्ट है आइरिस का। और ये बीच में जो देख रहे हो ये क्या है, ये है प्यूपिल। क्या है, प्यूपिल। अब आइरिस क्या करता है, आइरिस कंट्रोल करता है द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। क्या बोले, फिर से सुनो, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। ठीक है, चलो, ये क्या है, हमारा आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस जो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है हमारा सिलियरी मसल्स। ये है हमारा सिलियरी मसल, समझ जाना है, सिलियरी मसल्स है। ये स्क्रीन ऑफ ह्यूमन, स्क्रीन ऑफ आई जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जो आई के प्रेशर को मेंटेन करता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या बता दिए, सुन लो। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज कॉर्निया,
कॉर्निया के अंदर जाओगे एक फ्लूइड पाया जाएगा जो आँख को मॉइस्ट करके रखता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है आँख को। जैसे देखते हो हम लोग आँख जब ड्राई होता है तो इचिंग होने लगता है आई के अंदर, अगर वही अगर तुम नोटिस करोगे कि अगर आई अगर मॉइस्चराइज है यानी आई के अंदर मॉइस्चर अगर है तो तुम्हारा आँख में इचिंग नहीं करता, आई में इचिंग नहीं होता है। तो एक्वस ह्यूमर का काम होता है कि तुम्हारे आँख को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, आई को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, मॉइस्चर करके रखना। उसके बाद क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, द ओनली कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज आइरिस। आइरिस के बिल्कुल बीच में सेंटर पे एक पार्ट होता है जहाँ से लाइट एंटर करता है एंड दैट पार्ट इज नोन एज प्यूपिल। और जो कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा ह्यूमन आई में कंट्रोल कौन करता है, ये प्यूपिल करता है। और साइज ऑफ प्यूपिल कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आइरिस। कंफ्यूज मत होना, पूछता है ये सवाल, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये मत सुना कि सर कहा बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कर रहा है, विट्रस ह्यूमर कह रहा है। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ह्यूमन आई के प्रेशर को मेंटेन करता है, आई के प्रेशर को मेंटेन करता है। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को तुम्हें पता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़े होगे तो जानते होगे ह्यूमन आई के पास एक एबिलिटी है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, और उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का पावर किसके पास है, तो वो करवाता है सिलियरी मसल्स। कौन करवाता है, सिलियरी मसल्स। यानी कॉन्वेक्स लेंस को अगर थिन करना है या थिक करना है तो कौन करवाएगा, सिलियरी मसल्स करवाएगा। उसके बाद स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई, स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड रेटिना। अब ये रेटिना के अंदर दो सेल्स होता है, एक सेल्स होता है रॉड सेल्स, एक सेल्स होता है कोन सेल्स। दो सेल्स होता है, एक रॉड सेल्स एक कोन सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स का काम क्या होता है, रॉड सेल्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पता करना। रॉड सेल्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पता करना। कोन सेल्स का काम होता है कलर को डिटेक्ट करना, कलर का पता करना। अब तुम बोलोगे सर ये तो कैसे याद होगा, तो सुनो भाई, कोन, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। तो कलर को जो डिटेक्ट करता है वो कौन सा सेल्स है, कोन सेल्स है। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है वो कौन है, वो है रॉड सेल्स। और ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये ऑप्टिक नर्व है। ये क्या करता है सर, ये करता यही है ऑप्टिक नर्व कि जो भी इमेजेस जो बनता है हमारे रेटिना के ऊपर, वो इमेज कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। उसको ये मैसेज के थ्रू ऑप्टिक नर्व किसके पास भेजता है, ब्रेन के पास भेजता है। देन ब्रेन प्रोसेस करता है इसको, और प्रोसेस करने के बाद उसको कैसा इमेज देता है, हम लोग को अपराइट इमेज देता है, रियल एंड अपराइट इमेज कर देता है उसको, ठीक है। तो ये पूरा आई का स्ट्रक्चर है, पढ़ के जाना, पूछ सकता है, बता ही दिया हम इसीलिए। देखो भाई, तो क्या पूछा, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, अभी बता दिया, प्यूपिल, ठीक है। चलो हाँ, अभी भी बता दिए थे कि आइरिस क्या करता है, रेगुलेट करता है साइज ऑफ प्यूपिल को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। असर्शन रीजन में देखो, असर्शन ने पूछा है व्हाइट लाइट इज डिस्पोज्ड बाय ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स, सही बात है, व्हिच इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, और बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जो होता है वो डिस्पर्स होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, कितने कलर्स में, 7 कलर्स में, बिल्कुल सही बात है। द रेड लाइट बेंड्स द लिस्ट, रेड लाइट में बेंडिंग जो होता है सबसे कम होता है, और वॉयलेट लाइट में बेंडिंग सबसे ज़्यादा होता है जब वो ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करता है तब। तुम लोग बताओ क्या सही होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है कि व्हाइट लाइट, सही बात है कि व्हाइट लाइट को जब ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं, देख रहे होगे यहाँ पे, व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में बेंड कर जाता है, 7 कलर्स में टूटता है। सबसे कम बेंडिंग रेड का, सबसे ज़्यादा बेंडिंग वॉयलेट का। क्यों, क्योंकि तुम जानते हो कि जो बैंड ऑफ 7 कलर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर तुम देखोगे तो वॉयलेट से जब रेड की ओर जब मूव करोगे तो कैसे लिखा गया है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखा गया है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब सबसे कम वेवलेंथ, जो हम लोग जिस लाइट को देखते हैं उसमें सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट का और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड का। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है उसका बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगा। यानी समझना, जिसका औकात कम है उसको मोड़ा ज़्यादा जा सकता है, जिसका औकात ज़्यादा है उसको मोड़ा कम जाएगा। तो वही चीज़ है, वॉयलेट का वेवलेंथ कम यानी औकात कम, तो इसका बेंडिंग ज़्यादा। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा तो बेंडिंग कम। तो ये बात भी सही लिखा है, यानी इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। कोई दिक्कत, चलते आगे। चलो क्या पूछा आगे देखना। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग इनटू द आई आकार सेट, अभी पढ़ा के ला रहे भाई, ह्यूमन का स्ट्रक्चर बताया है तो अभी बताया है कि अधिकतर रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, कॉर्निया पे होता है, ठीक है। कहा गया कॉर्निया भाई, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। अगला है पर्सन यूजेज अ लेंस ऑफ -0.5 डायोप्टर, अभी तुमको बता के ला रहे हैं, माइनस पावर है, तो माइनस पावर किसका होता है, कन्वेक्स या कॉनकेव लेंस का, तो बोलोगे सर कॉनकेव लेंस का। यानी कौन सा लेंस लगा होगा, कॉनकेव लेंस लगा होगा। कॉनकेव लेंस किस बीमारी में लगता है, तो कॉनकेव लेंस हम लोग ठीक करने के लिए किस बीमारी को लगाते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए लगाते हैं। यानी डिफेक्ट कौन सा हो गया, मायोपिया हो गया। मायोपिया किन कारणों से होता है, स्टार्टिंग में बता दिया, एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। कर्वेचर ऑफ आई लेंस बढ़ जाने की वजह से या आई बॉल के बड़ा हो जाने की वजह से। तो इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो तुमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f
तो पावर दिया हुआ था कितना 0.5 बराबर 1/f, तो तुम f को इधर भेजोगे तो 1/0.5। तुम माइनस भी लेके बना सकते हो क्योंकि ये फोकल लेंथ कॉन्केव का, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। डेसिमल हटाओ, ऊपर चला जाएगा 10, 5 से काटोगे तो 2, तो फोकल लेंथ कितना आ गया -2 मीटर का। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना कर लेना। आ जाओ, आई लेंस एंड स्कैटरिंग के ऊपर सवाल है। द कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई, जो आई लेंस का जो कर्वेचर है क्या वो फिक्स्ड है क्या? नहीं, तुम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन जब पढ़े होगे तो बताया गया होगा तुमको कि आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बदलता है। कौन बदलता है? सिलेरी मसल्स बदलता है। ठीक है, तो सवाल ये कि तुमसे पूछा है द कर्वेचर ऑफ आई लेंस ऑफ ह्यूमन आई इज, पहला फिक्स्ड होता है? नहीं, फिक्स नहीं हो सकता। कैन बी इंक्रीज्ड, हो सकता है। कैन बी डिक्रीज्ड, हो सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज एज द केस में भी, बात सही है। जब हम लोग दूरी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब कुछ और होता है, जब नज़दीकी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब कुछ और होता है, यानी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस से जब तुम देखोगे चीज़ों को, तो स्पेस से जब देखोगे तो वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और तुमको पता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट तभी होता है जब क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के वजह से जो भी लाइट, या सन का ही लाइट हो, सन का ही लाइट अगर आता है तो पार्टिकल्स पे जाकर टकराता है, और टकराने के बाद वो स्प्लिट हो जाता है इन ऑल डायरेक्शंस और इन मेनी डायरेक्शंस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो कि जहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो क्या वहां पे स्कैटरिंग होगा? नहीं होगा। तो पहला अगर तुमसे पूछ रहा है कि स्काई अपीयर्स डार्क होता है जब ऊपर हाई एल्टीट्यूड से देखते, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, देयर इज नो एटमॉस्फेयर, और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा। आगे आ जाओ, डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर। सर अभी बता के ला रहे हैं, रेड को डेंजर सिग्नल में क्यों यूज किया जाता है? तो रेड को डेंजर सिग्नल में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि रेड लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब रेड कलर का जब वेवलेंथ जब ज़्यादा होगा तो उसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा। और जब डेविएशन कम है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेड लाइट को डेंजर सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, ताकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका डेविएशन कम होगा, और आसानी से चाहे वो फॉगी डे हो यानी कोहरा लगा हुआ हो, या कैसा डे भी हो, दूर से दिख जाएगा वो रेड कलर क्या है, तो दूर से दिख जाएगा कि वो रेड कलर की, उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। देखो लिखा होगा रेड लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड इज स्कैटर्ड द लिस्ट बाय फॉग और स्मोक। यही बात बताए। चलो एक क्वेश्चन है रेनबो और स्पेक्ट्रम का। आई थिंक ये ब्लर लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, हम पढ़ के सुना दे रहे। सुनो, हाँ ठीक हो गया। सुनो सवाल क्या है वो सुनना, केस स्टडी है ये। ठीक है, पहले तो रेनबो का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, रेनबो क्या है। तो देखो ये तुमसे एमसीक्यू में पूछता है कि रेनबो कैसे होता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, सुनना। तो रेनबो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले एक नंबर यहाँ पे अगर तुम देखो, सबसे पहले इसका डिस्पर्सन होता है। क्या होता है? डिस्पर्सन। तो रेनबो में सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले रेनबो बनने के लिए क्या होता है, डिस्पर्सन। क्यों? क्योंकि तुमको पता है आफ्टर रेन्स ओवर द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, रेन ड्रॉप, द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन ड्रॉप एक्ट्स एज अ स्मॉल प्रिज्म और एक्ट्स लाइक अ प्रिज्म। Then when the rays of sunlight enters into the small prism, the white light gets splitted into 7 colors, which is known as band of 7 colors is known as spectrum of white light. तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर नोटिस करें तो क्या होगा, डिस्पर्सन होगा। डिस्पर्सन जब होता है, व्हाइट लाइट जब सन का आया तो डिस्पर्सन हुआ। डिस्पर्सन होने के बाद देखो ये 7 कलर में टूट गया। डिस्पर्सन होने के बाद देखो कि ये 7 कलर में टूट गया। रुक जाओ, डिस्पर्सन होने के बाद ये 7 कलर्स में टूटा 7 कलर्स में। अब देखो सुनना, ध्यान देना। अब क्या होगा, सबसे पहले डिस्पर्सन हुआ। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, गलती करके मत आना, पूछा हुआ सवाल एमसीक्यू में पूछता है कि आप सीक्वेंस बताइए, आप सीक्वेंस बताइए, तो तुम क्या बोलोगे, सबसे पहले डिस्पर्सन होता है, दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो रेनबो बनने के समय 3 चीज होता है, पहला डिस्पर्सन, दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा रिफ्रैक्शन होता है। 3 चीज होता है। दूसरी बात, अब सवाल क्या आते हैं उस पर, गिव एनी वन मोर इंस्टेंस इन विच दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। तो वो बोल रहा है कि आपको एक मतलब इंस्टेंस बताइए, कभी आप एक समय बताइए जब ऐसा स्पेक्ट्रम बनता हुआ आपको दिखता हो, यानी रेनबो जैसा स्पेक्ट्रम बनता हुआ आपको दिखता हो। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, इंस्टेंस क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई। यानी ऐसा इमेज तुमको कब दिखता है, तो जब रेनबो बनता है स्काई में, तब तुमको ऐसा इमेज दिखाई देता है। ये पूछा है ना, देख लो। गिव एनी वन और मोर, तुम उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो, कि जब किसका फॉर्मेशन हो, ऐसा स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, बैंड ऑफ 7 कलर्स,
बैंड ऑफ 7 कलर्स। और बैंड ऑफ 7 कलर्स कब बनता है? स्काई में जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तब। ठीक है। दूसरा, व्हाट हैपेंस टू व्हाइट लाइट इन अ प्रिज्म। व्हाइट लाइट जब भेजा जाए प्रिज्म में तो क्या होता है? तो डिस्पर्सन होता है, और डिस्पर्सन होने की वजह से व्हाइट लाइट कितने लाइट में टूट जाता है? 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। सो सिंपल। लिस्ट 2 कंडीशन नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ रेनबो। रेनबो के ऑब्जर्वेशन के लिए 2 नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो पहला, जस्ट आफ्टर रेन्स ओवर होगा। आफ्टर रेन्स ओवर क्यों होता है सर? आफ्टर रेन्स ओवर इसलिए होता है क्योंकि बारिश के बाद स्मॉल जो बूंद जो होते हैं पानी के, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो किसकी तरह काम करता है? प्रिज्म की तरह काम करता है। इसलिए पहला कंडीशन ये होगा। तो पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और दूसरा कंडीशन क्या है कि सन मस्ट बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर, यानी सन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अपोजिट में होना चाहिए। किसके? रेनबो फॉर्मेशन के। ये बात याद रखना। यहाँ ऑब्जर्वर दिया है, सही है ये भी, लेकिन सन का जो पोजीशन होना चाहिए वो रेनबो फॉर्मेशन के अपोजिट साइड होना चाहिए, तभी रेनबो फॉर्मेशन होता है। 2 कंडीशन है। देखो, ये 2025 का PYQ था जो पूछा हुआ सवाल, हमको लगता है यहाँ पे खत्म नहीं होगा। तो ये 2025 का PYQ था, जो कि तुम देखे हो निश्चित रूप से कि इस पे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस किस पे पूछा गया? डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे, ह्यूमन आई पे, प्रिज्म पे, रेनबो पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। ये 2025 का PYQ था। आई डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, करेक्शन। इसका याद रखना। हम अगर मेरी बात मानो तो इसका कॉजेज पढ़ लेना बिल्कुल एकदम अच्छे से। कॉजेज आई के बारे में तुम बता ही दिए कि आई का हर एक का फंक्शन क्या होता है, प्यूपिल, कॉर्निया, स्क्लेरा मसल फंक्शन क्या होता है। उसका सवाल पूछा था स्कैटरिंग पे, डिस्पर्सन पे, रेनबो पे, उसका पावर और फोकल लेंथ रिलेशनशिप पे। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें नोटिस अगर करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे आया है, प्रिज्म पे आया है। एक चीज़ और कि प्रिज्म में तुम लोग देखते हो कि व्हाइट लाइट को भेजते हैं 7 कलर्स में टूटता है, और उसी में रिकम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म भी है, तो रिकम्बिनेशन भी पढ़ के जाना, वो भी पूछता है। ठीक है। देखो, ये 2025 का PYQ। अगर तुम लोग चाहते हो कि 2024 का ही PYQ हम लोग लेके आएँ तो उसके लिए कमेंट करना। अगर चाहते होगे 2024 का ही PYQ हम लोग लेके आएंगे, और ऐसे ही जैसे आज डिस्कस किए हैं कि जैसे क्वेश्चन बताए हैं, फिर कंसेप्ट जो भी कंसेप्ट था वो कंसेप्ट बताए हैं, उसको हम डिस्कस किए। ठीक है। तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।